गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अंशों के मूल्यांकन की विधियों के बारे में जान रहे हैं और जो अभी तक के लेक्चर्स थे उसमें हमने इंट्रांसिक वैल्यू से रिलेटेड जो मेथड्स हैं और उसमें जो भी अगर शेयर्स की अलग अलग वैरायटी होती है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या इक्विटी शेयर्स भी अलग अलग पेड अप वैल्यू वाले होते हैं, तो उनका किस तरह से मूल्यांकन करेंगे उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम अंशों के मूल्यांकन की ही दूसरी जो विधि है, जिसे यील्ड या मार्केट वैल्यू मेथड, प्रत्यय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंट्रांसिक वैल्यू मेथड वो इन्वेस्टर यूज़ करना पसंद करता है जो अपने अंशों की सुरक्षा पर, यानी मेरा जो मैंने इन्वेस्ट मनी किया है उसमें वो सेफ़ रहे, भले ही मुझे डिविडेंड या अर्निंग कम रेट से हो जाए, लेकिन मेरा मूलधन सुरक्षित रहे। जब कंपनी समाप्त हो तो मेरी पूंजी, एक तरह से पूंजी वापसी की गारंटी की जो चाह रखते हैं वो उनके लिए जो अंशों का मूल्यांकन किया जाता है वो इंट्रांसिक वैल्यू मेथड से होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कई बार जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर उनकी जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है या जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है उनमें उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। वो ये मान के चलते हैं कि जिन कंपनियों का रेट ऑफ डिविडेंड या जो अर्निंग कैपेसिटी हो ज़्यादा है वही कंपनियां अच्छी होंगी। तो ऐसे अंशों में विनियोग करने के जो इच्छुक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अंशों के लिए वो जितना मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि इस कंपनी के डिविडेंड कितने हैं या भविष्य में ये कंपनी कितना अर्न कर सकती है। तो ऐसे में जब कंपनी के अंशों का मूल्यांकन हम उसकी जो प्रोबेबल रेट ऑफ डिविडेंड है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है उसके आधार पर किया जाता है, तो ऐसा जो मेथड होता है उसे यील्ड वैल्यूएशन मेथड कहा जाता है। यानी किसी कंपनी के भविष्य में मिलने वाला जो भी आपका डिविडेंड है या जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, उस कंपनी में अगर उसकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी तरह की कंपनीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सिमिलर जो रिस्क है उसके बेसिस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अगर उससे हमारी एक्सपेक्टेड रेट ज़्यादा निकल के आती है तो ऐसे में ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्य ज़्यादा होता है। और अगर उल्टा काम हो जाए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा है और आपकी एक्सपेक्टेड रेट कम निकल के आएगी, तो ऐसे में ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्य कम होगा। अब जब यहाँ पर यील्ड वैल्यूएशन मेथड से हम वैल्यूएशन करने जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। पहले तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होगा, मैंने जैसे बताया आपको, कि हमारे जैसे ही कंपनियाँ जो हैं, सिमिलर रिस्क वाली जो कंपनियाँ हैं, उन कंपनीज़ में नॉर्मली क्या रिटर्न मिलता है। तो ये रिटर्न इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे कोई सा भी इसका पार्ट हम लगा लेंगे फॉर्मूले का, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो रेट ऑफ जो अर्निंग होगी वो बेसिकली आपका डिविडेंड पर बेस्ड हो सकती है या आपकी अर्निंग पर बेस्ड हो सकती है, राइट। अब जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यील्ड वैल्यूएशन मेथड का ही फर्स्ट पार्ट हम ये ले लेते हैं कि हम अंशों का मूल्यांकन कंपनी की जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग है उसके बेसिस पे करेंगे। यानी कंपनी कितना अर्न कर लेती है, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो जितनी वो अर्निंग करती है उससे कम डिविडेंड देती है, तो कंपनीज़ का अर्निंग का तो अमाउंट ज़्यादा होता है या अर्निंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करने के लिए या इस आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाए कि भले ही कंपनी डिविडेंड कम दे लेकिन ये अर्न तो ज़्यादा कर रही है, तो कंपनी ने अर्न किया कितना है, उस अर्निंग के बेसिस पे हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। यानी जब अंशों का मूल्यांकन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग क्या होगी, राइट। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न तो यूज़ होगा ही सही, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में इम्पॉर्टेंटली आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने पड़ेगी। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए हम कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स लेंगे
और उसे कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे डिवाइड कर देंगे। कई जगह पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है और कई जगह जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे डिवाइड किया जाता है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाता है। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कीजिए और पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक अंश का मूल्य आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको यहाँ कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपके प्रॉफिट कितने आपने अर्न किए हैं, यानी प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट अर्न की बात करेंगे वहाँ पर वो लाभ लेते हैं जो रिजर्व में ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दे है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इनको घटाने से पहले आता है। और इसमें से हमें जितना भी हमारी इनकम टैक्स की रेट होती है उसमें से टैक्स हमने माइनस कर दिया होता है। यानी टैक्स तो माइनस करना है, लेकिन अगर आपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है या रिजर्व में ट्रांसफ़र है या आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन पे डिविडेंड है उसको माइनस कर दिया है तो उसको आपको वापस प्लस कर देना होगा। इसी तरह से जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो ऐसे में अगर इसको प्लस किया हुआ है तो उसे माइनस कर दीजिए, और अगर नॉन ट्रेडिंग कोई लॉसेस हैं तो अगर आपने उनको माइनस कर रखा होता है तो इसे आपको जोड़ लेना होगा। अगर आपको बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो उनका आप एवरेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट्स लेंगे वो डेफिनेटली हमारा आफ्टर टैक्स ही हमें लेना है। तो आफ्टर टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगर प्लस माइनस का रखा होगा तो ऐसे में पहले आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को एक तरह से वापस ऐड करना पड़ेगा, कर पश्चात के लाभ निकलेगा, और उसमें से जो भी अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम है उसका भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है जो इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट है वो हमें करना होगा। तो इस तरह से हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड या पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है उसका नॉर्मली मीनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जिसमें इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस जितने भी कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स लेते हैं, जितने भी हमारे और भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं उन सबको प्लस कर लिया जाता है। प्लस इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म डेट को यहाँ पर हम कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट चाहे वो डिबेंचर्स से इशूड हो उसे प्लस कर लिया जाएगा, अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उनकी अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को ज्ञात करने के लिए अगर हम असेट साइड को लेना चाहते हैं तो वही जो पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि जितनी भी हमारी नेट असेट्स हैं उनका रियलाइजेबल वैल्यू यानी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसको लेंगे। अगर हमारे इन असेट्स के रिवैल्यूएशन पे कोई लाभ हानि होता है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है या यानी हमारी फिक्स्ड असेट्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है या ब्रोकरेज वगैरह की जो डेफर्ड अमाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट असेट साइड में है तो इनको असेट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सारी असेट्स ले लेंगे और उसमें से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाएगा तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाती है। और जैसे ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। मैंने आपको मीनिंग बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग है हमारे जैसी ही जोखिम वाली कंपनियां किस दर से नॉर्मली प्रॉफिट अर्न कर रही है, कि हमारे जैसी इंडस्ट्री में 10% की रेट से लाभ कमाया जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कितनी है, सपोज कीजिए वो आता है 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 है तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर देंगे तो एक तरह से एक अंश का मूल्य अर्निंग वाले मेथड से, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने अर्न कितना किया है उसके बेसिस पे हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। तो आशान्वित लाभ की दर डिवाइडेड बाई सामान्य प्रत्याय की दर और मल्टीप्लाइड बाई एक समतांश का जो मूल्य है उससे कर लेंगे तो एक समतांश यानी वैल्यू पर इक्विटी शेयर हमारा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।